जय हिंद डिफेंस लवर्स। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का लैंडस्केप पिछले दशक में काफी बदल गया है और अभी भी अच्छी स्पीड से बदल रहा है। ट्रेडिशनली पाकिस्तान से खतरों को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी अब चाइना से बढ़ते खतरे को संबोधित करने पर केंद्रित हो गई है। 2020 की गलवान इंसिडेंट के बाद इस बदलाव को काफी बढ़ावा मिला है। कुछ लोग इस डेवलपमेंट को पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस चेंज को महत्वपूर्ण बदलाव मिला है। नरेंद्र मोदी ने लगभग 10 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और अपने टेन्योर के दौरान लाए गए कई रिफॉर्म्स के साथ भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का सपोर्ट किया है। लंबे समय से डिलेड डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स को अंतिम रूप देने से लेकर डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को समर्थन देने और भारत के लिए पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स के खिलाफ स्विफ्ट एक्शन करने तक। इस वीडियो में हम पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल की कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। दशकों से भारत का डिफेंस सेक्टर विशेष रूप से रशिया से इंपोर्ट पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। यह निर्भरता 1962 में इंडिया चाइना वॉर की चेतावनी जैसे फैक्टर्स से उत्पन्न हुई है, जिसने डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज में इंपॉर्टेंट डिफरेंस को उजागर किया है। आज भी एस्टिमेट है कि 80% इंडियन वेपन प्लेटफॉर्म रशियन ओरिजिन के हैं। हालांकि पिछले दशक में डिफेंस ऑब्जेक्ट्स के इंपोर्ट से लेकर लोकल प्रोडक्शन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। इस बदलाव का प्राइमरी रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट की आत्मनिर्भरता भारत की पहल में निहित है, और इसी के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के कारण हासिल किए गए की माइलस्टोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम स्ट्रीमलाइनिंग डिफेंस प्रोक्योरमेंट से करेंगे। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स 2016 में शुरू की गई थी, जिसे 2020 में डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के रूप में रिवाइज किया गया था। डीएपी डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम कर रहा है। डीएपी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडिजिनस कंटेंट के हायर मिनिमम परसेंटेजेस को मैंडेटरी करके इंडिजिनस कंटेंट को प्राथमिकता भी देता है। यह फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने के लिए इंसेंटिवाइज करता है। इसके अलावा डीएपी में विशेष रूप से प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई बनाने और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोविजंस शामिल हैं। यह डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस का विस्तार करता है और सप्लायर्स का एक रोबस्ट इकोसिस्टम बनाने में योगदान देता है। डीएपी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी भी इंश्योर करता है। यह डिले को कम करता है और इंडियन कंपनीज की वाइडर पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है, जिससे अधिक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को बढ़ावा मिलता है, जिससे मेक इन इंडिया को भी बेनिफिट मिलता है। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स। डिफेंस गुड्स के हैवी इंपोर्ट से लेकर एक्सपोर्ट तक की इस यात्रा में भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। पिछले डेकेड्स की तुलना में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 31% तक बढ़ गया है। फाइनेंशियल ईयर 2013 से लेकर 2014 में एक्सपोर्ट्स मात्र 4,312 करोड़ था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 24 में ये 21,083 यानी कि 2.63 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की रिकॉर्ड हाइट तक पहुंच गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि पूरे डेकेड में इंपोर्ट में राइज एक समान नहीं रही है। फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2009 जैसे ईयर में सिग्निफिकेंट जंप आया, जिसके बाद अगले 2 वर्षों में कोविड-19 के कारण गिरावट आई थी। यह अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया डिफेंस एक्सपोर्ट भारत की बढ़ती कैपेबिलिटीज और एक रिलायबल डिफेंस प्लेटफॉर्म के रूप में इंक्रीजिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन को दर्शाता है। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इम्प्रूव्ड क्वालिटी और कॉस्ट कम्पिटिटिव जैसे फैक्टर्स की वजह से हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हुए हैं। जनवरी 2020 तक भारत के पास कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नहीं था। सीडीएस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सबसे सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट है। यह कॉन्सेप्ट 1980 के दशक में उत्पन्न हुआ, लेकिन विभिन्न फैक्टर्स के कारण इसमें डिकेड्स लग गए। इसके अतिरिक्त 1999 के कारगिल वॉर के बाद अधिक यूनिफाइड डिफेंस स्ट्रक्चर्स की रिकमेंडेशंस में तेजी आई। हालांकि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के कारण 2019 तक निर्णय लेने में देरी की गई। जनरल बिपिन रावत को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। सीडीएस की शुरुआत आगे बताए गए कई फैक्टर्स से हुई थी, जिसमें सबसे पहले आता है इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन। सीडीएस से पहले भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अलग अलग एंटिटीज के रूप में कार्य करती थी। सीडीएस सेवा के बीच बेहतर कम्युनिकेशन और जॉइंट ऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर के रूप में कार्य करता है। फैक्टर डिसीजन मेकिंग।
CDS विभिन्न ब्रांचेस के बीच ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करने के लिए निर्णय की प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करता है। यह इवॉल्विंग सिक्योरिटी थ्रेट्स पर क्विकर रिस्पॉन्स की अनुमति भी देता है। थिएटर कमांड, यह अभी भी भारतीय सेनाओं के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है और इसके जल्द ही लागू होने की उम्मीद भी है, क्योंकि अब भारतीय सेनाओं के पास एक CDS है। थिएटर कमांड वह कॉन्सेप्ट है जहां किसी क्षेत्र के सभी मिलिट्री रिसोर्सेस को एक ही कमांडर के अधीन रखा जाता है, चाहे उनकी सर्विस ब्रांच कुछ भी हो। यह ऑपरेशन के दौरान बेहतर सिनर्जी और रिसोर्स एलोकेशन को बढ़ावा देता है। तो अब हम थोड़ी बात अग्निपथ स्कीम पर भी कर लेते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को समय के साथ कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। इन चैलेंजेस से सूटेबल प्लेटफॉर्म से निपटा जा सकता है, जिनकी फोर्सेस में कमी थी। फोर्सेस को एक आवश्यक प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होने का एकमात्र कारण बजट की कमी थी। 50% पेंशन पर जबकि 5% रिसर्च और डेवलपमेंट पर भारी खर्च किया जा रहा था। इस मुद्दे को दूर करने के लिए जून 2022 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट स्कीम अस्तित्व में आई। अग्निपथ स्कीम को स्पेसिफिक एम्स के साथ लागू किया गया था जो फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए आवश्यक थे, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। रिड्यूस्ड डिफेंस स्पेंडिंग, इस योजना का लक्ष्य इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज प्रोफाइल को कम करना है, जिससे लॉन्ग टर्म पेंशन बिलिंग में कमी आ सकती है। यंगर फोर्स, अग्निपथ टेक्नोलॉजी से फेमिलियर यंगर जनरेशन को लाता है। यूथ को एक निश्चित कार्यकाल के लिए देश की सेवा करने और वैल्यूएबल स्किल्स और एक्सपीरियंस प्राप्त करने का मौका मिलता है, जिससे वे देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं। ट्रेनिंग बर्डन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक स्मॉलर फोर्स को ट्रेन करने से परमानेंट सोल्जर्स के लिए अधिक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए फ्री रिसोर्सेज हो सकते हैं। हाल ही के वर्षों में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की नेचर केवल एक डिफेंस फोर्स से डिफेंसिव ऑफेंसिव में बदल गई है। डिफेंसिव ऑफेंसिव नेचर वाला एक फोर्स एक मजबूत डिफेंसिव पोस्चर बनाए रखता है, लेकिन दूसरी ओर सिक्योरिटी थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए आवश्यक ऑफेंसिव स्टेप्स उठाने की भी अनुमति देता है। ऐसे कुछ स्टेप्स के बारे में हम आगे बात करते हैं। ऑपरेशन हॉट परस्यूट, जून 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के मिलिटेंट्स ने मणिपुर में भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन हॉट परस्यूट लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय स्पेशल फोर्सेस ने म्यांमार क्षेत्र में प्रवेश किया और मिलिटेंट कैंप्स को निशाना बनाया था। इस ऑपरेशन में भारी संख्या में मिलिटेंट कैजुअल्टीज भी हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक 2016, सितंबर 2016 में उरी में एक आर्मी बेस पर घातक आतंकवादी हमले के दौरान 19 सैनिकों की जान चली गई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप में इस हमले में शामिल आतंकवादियों पर हमला किया गया था। इस हमले के जवाब में भारतीय सेना ने POK में आतंकियों के लॉन्च पैड को निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक के परिणाम स्वरूप इन टारगेटेड आतंकवादी लॉन्च पैड्स को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया, लेकिन बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील नहीं हुआ। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में जैश-ए मोहम्मद के एक सुसाइड बॉम्बिंग में 40 भारतीय CRPF जवान मारे गए थे। एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक में भारत ने पाकिस्तान के काफी अंदर स्थित बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद की ट्रेनिंग कैंप पर हवाई हमला किया था। 1971 के बाद यह पहली बार था कि भारतीय वायुसेना ने सैन्य हमले के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रवेश किया था। तो चलिए अब हम जरा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में भी बात कर लेते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि शक्तिशाली देशों को भी मजबूत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से अत्यधिक लाभ होता है, जबकि यूक्रेन के पास अपनी खुद की एक मजबूत सेना का अभाव था। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उसके अलायंसेस ने एक बहुत बड़े दुश्मन के खिलाफ आश्चर्यजनक रूप से इफेक्टिव रेजिस्टेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट से घिरे भारत ने पिछले दशक में सक्रिय रूप से अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को मजबूत किया है। ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स भारत को जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, प्रमुख प्लेटफॉर्म्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सिक्योरिटी थ्रेट्स का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने जैसे ग्लोबल इन्फ्लुएंस जैसे लाभ प्रदान करती है। तो इसी से जुड़ी हुई हम कुछ पॉलिसीज के बारे में भी बात करते हैं। क्वाड, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित स्ट्रॉन्ग कंट्रीज का एक छोटा ग्रुप इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है, जो चाइना की बढ़ती असर्टिवनेस के कारण चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। एनहांस इंडिया-US रिलेशंस, पिछले डिकेड में भारत और अमेरिका ने एक मजबूत स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बनाया है।
लेमोआ यानी कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कॉमकासा और बेका जैसे एग्रीमेंट्स ग्रेट इंटरऑपरेटिबिलिटी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को केपेबल बनाते हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, भारत ने अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ मजबूत संबंध बनाने को प्रायोरिटी भी दी है, जिसमें भूटान, बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन शामिल है। लुक ईस्ट पॉलिसी, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में डेवलप हुई है, जो क्षेत्र में चाइना के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए साउथ ईस्टर्न एशियाई देशों के साथ स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर केंद्रित है। पिछले दशक में भारत के डिफेंस सेक्टर ने प्रगति देखी है। डोमेस्टिकली बिल्ट LCA तेजस फाइटर जेट इसका प्राइम एग्जाम्पल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL अब पर ईयर 24 एयरक्राफ्ट बनाने में सक्षम है। भारत ने देश के पहले डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के साथ भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह सक्सेस फ्यूचर के कैरियर्स के लिए भारतीय नेवी की एक्टिव सर्विस में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता को पूरा करने का मार्ग प्रदर्शित करती है। इसके अलावा गलवान क्लैश के मद्देनजर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों सेवाओं के लिए 4 इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट राउंड्स को मंजूरी देकर एक्विजिशन प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाया है। इन उपलब्धियों के बावजूद बाधाएं बनी रहती हैं। यंग सोल्जर्स को लाने के लिए बनाई गई अग्निपथ स्कीम को अपनी छोटी 4 साल की सर्विस टर्म के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। कई लोगों को डर है कि इससे नौकरी की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और एक्स सोल्जर्स और अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शंस रह जाएंगे। इसके कारण वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ और कई यूथ्स ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होने का अपना निर्णय वापस ले लिया। एक और चैलेंज भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट AMCA जैसे क्रूशियल प्रोजेक्ट्स में देरी है। मार्च 2024 में भारत सरकार ने वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार प्रोटोटाइप के लिए फंड मुहैया कराया था। हालांकि पहले प्रोटोटाइप को डेवलप करने में अभी भी अनुमानित 5 साल लगेंगे और फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए अन्य 5 साल लगेंगे। एक मेजर कंस्ट्रेंट रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बजट की कमी बनी हुई है। डिफेंस में वास्तव में सेल्फ रिलायंस हासिल करने के लिए, जैसे कि भारत सरकार चाहती है, एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च और डेवलपमेंट बजट आवश्यक है। इन्वेस्टमेंट की यह कमी डिफेंस में ट्रू सेल्फ रिलायंस हासिल करने की कैपेबिलिटी में बाधा डालती है, जिससे भारत को फॉरेन सप्लायर्स पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडिशनली, एक इनसफिशिएंट फंड इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने की चैलेंजेस को बढ़ा देती है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।